So we will start from NIF, that is National Innovation Foundation. Okay. So ये पहली बात तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, and it started in 2000 as an initiative to strengthen the grassroots technological innovations and outstanding traditional knowledge. इसको सपोर्ट करता है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज को, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को सपोर्ट करता है NIF, National Innovation Foundation, under the Department of Science and Technology. ठीक है. Now regarding technical aid in financial inclusion, provides many open APIs which can be integrated easily into any electronic device. These APIs enable online authentication using a fingerprint or iris. At the beginning, fingerprint scan was the only biometric modality, keeping in mind of majority of manual laborers in our country. Iris recognition was made the primary authentication modality, which has proven to perform with higher accuracy than the fingerprint. So ये मतलब ऐसे लिख लिया है मैंने कि टेक्नोलॉजिकल एड्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे 2 शब्द लिख सकते हो. तो टेक्नोलॉजिकल एड्स किस तरह से मदद कर सकते हैं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो इसमें हम ओपन सोर्स APIs की बात से स्टार्ट करेंगे विच कैन बी इंटीग्रेटेड ईजिली इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और इसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से हमने आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स बनाए. ठीक है. और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बेसिस पे और कई ऐप्स बने, UPI बना. तो इनिशियली इट वाज थॉट दैट उसमें जो बायोमेट्रिक मोडालिटी थी वो फिंगरप्रिंट की रखी जाएगी, लेकिन बाद में फिर उसको आइरिस कर दिया गया. ठीक है. विच वाज मोर एक्यूरेट, मोर ईजी टू मैनेज. द आइसो लाइन बेसिकली एक लाइन होती है कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी. आइसो बात होता है लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डेप्थ्स. एंड पिक्नोक्लाइन क्या होता है? is a line showing density gradient in body of water. Density gradient को पिक्नोक्लाइन कहते हैं. थर्मोक्लाइन तो a transition layer between deep and surface water. Simple transition layer between deep and surface water होता है. फिर हैलोक्लाइन की बात करें so it is the salinity gradient. ठीक है. तो जहाँ क्लाइन लग गया तो that is a gradient. जहाँ लाइन लगा है तो वो एक सीधी लाइन है. ठीक है. तो आइसोहेलाइन क्या हो गई? It's a line that joins places of equal salinity. And isobath is a line that connects places with equal depth. Isobath basically equal depth वाली places को join करता है. then pycnocline की बात करें तो वो water में density gradient को graph दर्शाता है, showing density gradient in a body of water. halocline salinity gradient को दर्शाता है in a water body. thermocline denotes transition layer between deep and surface water. Alright, then we have Kalpana Chawla. So ये STS 107 कोलंबिया में गई थी, और इनके एयरक्राफ्ट का नाम भी ज़रूरी है उतना ही जितना इनका खुद का नाम या ज़रूरी है. STS 107 कोलंबिया, जिसमें ये गए थे. और उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गया आफ्टर री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो बिल्कुल ही आने वाले थे बिल्कुल, लेकिन जस्ट बिफोर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ये डिसइंटीग्रेट हो गया. आई एम द सिटीज़न ऑफ मिल्की वे स्टेटमेंट क्रेडिटेड टू कल्पना चावला ने ये स्टेटमेंट बोला था. आई एम द सिटीज़न ऑफ मिल्की वे. दैन फर्स्ट हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नंगल. पंजाब में पहला हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया था इन द प्रेमाइसेस ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1962. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी हम लोग यहाँ पे कोई एक पढ़े थे, अब तो याद नहीं आ रहा है. फर्स्ट हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट, तो वो तो नंगल है. ठीक है. जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के प्रेमाइसेस में बनाया गया था 1962 में. और फिर ये देखो, ये एक ट्रिक है, मैंने लिख दिया है ऑक्सप्ला सॉर्ड अल्मा पॉट क्रो. तो दीज आर द elements which are paramagnetic in nature, that is they are not attracted to magnets. तो ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, Ma से मैग्नीशियम है, फिर पोटेशियम है, फिर क्रोमियम है. सो ऑक्सप्ला सॉर्ड अल्मा पॉट and then chromium. So these are examples of paramagnetic. Alright, so these were examples of paramagnetic. So फिर से एक बार बताते हैं. ऑक्सप्ला सॉर्ड, that is oxygen, platinum, sodium. ऑक्सप्ला सॉर्ड alma, aluminum, magnesium, potassium, and at the last we have chromium. So these are paramagnetic
in nature, so these are not attracted to magnets. Then some liquid metals at room temperature, ये ब्रोमीन तो सबको पता है यार, मर्क्यूरी भी देख लो, ब्रोमीन है, मर्क्यूरी है, इसके अलावा मर्क्यूरी और ब्रोमीन तो लिक्विड मेटल्स हैं, लिक्विड मेटल्स एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ टिपिकल नेम्स भी हैं, इनके नाम भी देख लो, तो फ्रैंकियम, सेजियम, गैलियम, रुबिडियम, ठीक है। तो फ्रैंकियम, सेसियम, गैलियम, रुबिडियम, फ्रैंकियम, सेसियम, गैलियम, रुबिडियम, इस तरह से बिल्कुल एक स्वर में बोलो तो रट जाएगा। फ्रैंकियम, सेसियम, गैलियम, रुबिडियम, फ्रैंकियम, सेसियम, गैलियम, रुबिडियम, these are liquid metals at room temperature. Then the north pole of Earth's magnet lies in the geographical south, which pairs with the south end of the compass. The north pole of the Earth's magnet, ये geographical south में lie करता है, okay? North pole of the Earth's magnet, north pole of the north pole of the Earth's magnet is near the geographical south pole. The Earth's magnetic field is generated by the magnetic substances in the Earth's core, and the Earth acts like a giant magnet. The magnet lines of force in the Earth's magnetic field originate from the magnetic north and return to the magnetic south pole. तो अब लेकिन डायग्राम में तुम्हें जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो जोग्राफिकल साउथ में दिखाई पड़ेगा, यही चीज़ वो बोल रहे हैं, ठीक है। छोड़ो, बाद में देखते हैं, एड्स इतना है। तो ये हो गया, द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट लाइज इन द जोग्राफिकल साउथ, ठीक है, which pairs with the south end of the compass. Now the tape recorder जो होता है उसमें जो टेप होता है that is coated with ferromagnetic powder, ठीक है, ferromagnetic powder से वो coated होता है। Now quartz की बात करते हैं तो quartz basically exhibits piezoelectric effect, that is ability of certain material to generate electricity in response to applied mechanical stress. Then pendulum clock uses pendulum as its timekeeping component. अच्छा, तो pendulum is the timekeeping component, whereas the electronic watch uses crystal oscillator as its timekeeping component, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, जबकि पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम इज़ द टाइम कीपिंग कंपोनेंट। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी ये गोवा में है, जबकि वर्जिनिस 70 ये एक येलो ड्वार्फ स्टार का नाम है, ठीक है, येलो ड्वार्फ स्टार का नाम है। दैन स्ट्रॉन्टियम की बात करें, सो स्ट्रॉन्टियम इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक दैट loses just a second after every 300 million years, and it uses strontium atoms. Then carbon microphones are best used in telephones. Carbon microphones का सबसे बढ़िया इस्तेमाल टेलीफोन्स में होता है। फिर केपलर की 3 laws of planetary motion दिया था इन्होंने अर्ली 1960s में। एवरी planet revolves around the sun in an elliptical orbit, ऐसा इन्होंने बोला था केपलर ने। Then magnetic resonance imaging is based on nuclear magnetic radiography. Then Solexhaw ये एक सोलर रिक्शा है, बेसिकली सोलर एनर्जी से, दैट इज़ पार्टली ड्रिवन by pedal and partly by electrical power which is supplied by the battery that is charged by the solar energy. Then cybernetics क्या होता है? Cybernetics automation communication between humans and machines, और Norbert Wiener मेरे ख्याल से considered as the father of cybernetics. So let's ask that, who is considered as Norbert Wiener is known as the father of cybernetics, a study communication and control in living things and machine. So थोड़ा और, cybernetics is the study of how systems control and communicate and how they exchange energy, matter and information. It's a transdisciplinary field that applies mathematical approaches to systems that are both living and artificial. Here are some things to know about cybernetics. So how it works: cybernetics focuses on systems that use feedback loops to maintain a steady state. Changes in the environment are communicated back to the system, which then adjusts to maintain stability. So Norbert Wiener first defined cybernetics. Okay, तो Norbert Wiener का नाम important है cybernetics के क्षेत्र में. Then Peter Higgs की बात करें and Francois Englert, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 2013 में. The hypothesis of its existence was however given in 1964, but practically it was proved in 2013. किसके लिए? पीटर हिग्स एंड फ्रैंकॉय एंगलबर्ट, मेरे ख्याल से ये हिग्स वाला ही हुआ है, हिग्स बोसॉन के लिए। नोबेल इन फिज़िक्स 2013, पीटर हिग्स एंड फ्रैंकॉय एंगलर्ट। सो मेरे ख्याल से proposed a theory about the existence of a particle that explains why other particles have a mass. Nobel Prize for Physics got Peter Higgs. Okay, तो मेरे ख्याल से उसी के लिए था। इनके साथ एक और नाम जोड़ के फ्रैंकॉय एंगलर्ट, Nobel Prize in Physics in 2013. The hypothesis of its existence was however given in 1964,
बट प्रैक्टिकली इट वॉज प्रूव्ड इन 2013. फिर ट्राइबोलॉजी क्या होती है, ट्रीबोलॉजी या ट्राइबोलॉजी, दिस इज़ द स्टडी ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स एंड फ्रिक्शन. देन होरोलॉजी, दिस इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम. होरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम. एंड वायलेट स्कैटर्स मोर देन ब्लू, ये तो हम बता चुके हैं क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है और ब्लू की वायलेट से तो ज़्यादा ही होती है. वायलेट तो जितना वेवलेंथ कम होगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा. द मेन कॉज ऑफ स्काई अपीयरिंग ब्लू इज़ हाईएस्ट स्कैटरिंग ऑफ वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स. ठीक है, तो वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, इनकी वेवलेंथ कम होती है इसलिए इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है. तो यहाँ देख लो चाहो तो, लेसर द wavelength more is scattering. Yes, shorter wavelengths of light scatter more than the longer wavelengths of light. इसीलिए VIB, that is violet, indigo और blue सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से स्काई अपीयर्स ब्लू. द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ये न्यू दिल्ली में है, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ये पुणे में है. ठीक है, फिजिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली और केमिकल लैबोरेटरी पुणे में है, एंड बोथ आर अंडर CSIR. देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है, फाउंडेड बाय होमी भाभा in 1945 with the support from Sir Dorabji Tata. तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है. इट वाज ऐसा कह सकते हैं फाउंडेड बाय होमी भाभा विद सपोर्ट फ्रॉम सर दोराबजी टाटा. तो इसमें टाटा नाम कहाँ से आ रहा है, दोराबजी टाटा की मदद की वजह से यहाँ पे टाटा नाम लिखा हुआ है, वरना दिस वाज फाउंडेड बाय सर होमी भाभा इन 1945. 1945 मीन्स दिस इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब फिर ये लास्ट में कुछ ऐसे मैच द कॉलम टाइप हैं, तो ये देख लेते हैं. ठीक है, तो अब ये शेवरॉन क्या होता है, ये बेसिकली एक कंपनी है, ऑयल, नेचुरल गैस, जियोथर्मल एनर्जी की बहुत बड़ी मेरे ख्याल से कौन सी अमेरिकन कंपनी है शेवरॉन. देन एनरकॉन ये विंड एनर्जी की कंपनी है. ठीक है, तो शेवरॉन एंड व्हाट इज़ दैट, एनरकॉन. सो शेवरॉन, दिस इज़ शेवरॉन company. Which country? Chevron is an American multinational energy company that operates in more than 180 countries. फिर Enercon. So Enercon is a German company that manufactures power production infrastructure products. ठीक है, तो ये Enercon is German. ठीक है, तो ये किस चीज़ की है, पावर प्रोडक्शन. Enercon मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, विंड एनर्जी. ठीक है, डेवलप्ड द वेरी फर्स्ट Enercon विंड टर्बाइन. तो ये विंड एनर्जी, इसमें जर्मन कंपनी है विंड, तो कंट्री भी लिख देना ज़रूरी है यहाँ, जर्मन, और यहाँ पे ये अमेरिकन. सो शेवरॉन इज़ अमेरिकन वेयर एज एनरकॉन इज़ जर्मन. देन दक्षिण गंगोत्री ये 1984 में, फिर 89 में मैत्री. ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो अब सबमर्ज हो गया है. दक्षिण गंगोत्री 1984. इट वॉज बरीड इन 1990. इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका. देन मैत्री बनाया गया था 1989 में, और सबसे लेटेस्ट है भारती, आई थिंक लोकेटेड इन द प्राइड्स बे बिटवीन स्टॉन्स एंड बॉर्कनेस पेनिनसुला. सो प्राइड्स बे देख लो और स्टॉन्स एंड बॉर्कनेस. सो प्राइड्स बे ये कहाँ पड़ता है मैप में, बॉर्कनेस और स्टॉन्स पेनिनसुला के बीच में बता रहा है, स्टॉन्स एंड बॉर्कनेस पेनिनसुला के बीच में बता रहा है प्राइड्स बे. सो अनअवेलेबल दिखा रहा है प्राइड्स बे, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है यार, टेरेन दिखाओ. तो ये प्राइड्स बे क्या स्पेलिंग है, यहाँ पे भारतीय स्टेशन बनाया गया है प्राइड्स बे बिटवीन स्टॉन्स एंड बॉर्कनेस पेनिनसुला. तो स्टॉन्स पेनिनसुला ही लिख के देखते हैं, ये भी नहीं आ रहा है. बॉर्कनेस पेनिनसुला, क्या नाटक है यार, बॉर्कनेस, तो ये तो ऊपर पहुँच गए हम लोग, बॉर्कनेस. तो यहाँ प्राइड्स बे है क्या, नॉर्वे. तो पहले तो ये देखो भारती जो स्टेशन है वो है कहाँ. अब ये जो द भारती रिसर्च स्टेशन इज़ लोकेटेड इन अंटार्कटिका बिटवीन द थाला फ्योर्ड एंड क्विल्टी बे एंड ईस्ट ऑफ स्टॉर्नेस पेनिनसुला ना. तो इट्स अबाउट 3000 kilometers ईस्ट ऑफ द मैत्री रिसर्च स्टेशन. द स्टेशन इज़ लोकेटेड इन द लेसरमैन हिल्स which is an Antarctic specially managed area. It's about 35 meters above the sea level and 50 meters from seashore. तो यहाँ लेसरमैन हिल्स इम्पॉर्टेंट है. और अब देखना एक बार मैप में, पहले हम यहाँ पे लेसरमैन हिल्स अंटार्कटिका लिख लें, लेसरमैन हिल्स, यहाँ लेसरमैन हिल्स लिख लें. ठीक है, तो ये लेसरमैन हिल्स हो गया.
इसके बाद प्राइड्स बे बिटवीन स्टोरनेस एंड बॉर्कनेस पेनिनसुला। सो इसका स्पेलिंग क्या है? स्टोरनेस पेनिनसुला मैप में दिखाओ यार, कुछ नहीं हो रहा है। तो एनीवे दक्षिण गंगोत्री 1984, फिर मैत्री 1989 जो सबमर्ज हो गया, फिर प्राइड्स बे लेसरमैन हिल्स के पास भारती बनाया जो सबसे लेटेस्ट वाला है। देन इंड ARC क्या है? ये भी एक ऑब्जर्वेटरी है, अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी इन कॉन्ग्स फिजोर्डन इन जुलाई। इन कॉन्ग्स फिजोर्डन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है कॉन्ग्स फिजोर्डन। ये है कहाँ? कॉन्ग्स फिजोर्डन। तो ये है Kongsfjorden is an inlet on the west coast of Spitsbergen, an island which is part of the Svalbard archipelago in the Arctic Ocean. तो स्वालबार्ड तो ऊपर पड़ता है आर्कटिक के पास, तो कोंग्सफजॉर्डन वहीं पे होगा। मैप में देख लो, यहाँ पे कोंग्सफजॉर्डन है, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड मूर ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है और इसका नाम है इंड ARC, इंड आर्क स्टैंड फॉर आर्कटिक, ठीक है। तो इट इज़ एन अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी इन कोंग्सफजॉर्डन सेटअप इन जुलाई 2014। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च NCAOR लोकेटेड इन गोवा अलॉन्गसाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी। उसी के बगल में है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के बगल में क्या है? नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च NCAOR इज़ बिसाइड नेशनल NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोलॉजी गोवा। तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च दैट इज़ ऑल्सो इन गोवा। ओशन टेक्नोलॉजी का कहाँ पे है सेंटर? चेन्नई में है, जबकि ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का सेंटर हैदराबाद में है, ठीक है। फिर ये पेज और ये 1.5 या इनफैक्ट 2 पेज अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाला सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में, जबकि ओशियन टेक्नोलॉजी वाला सेंटर कहाँ है? ओशियन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो चेन्नई में है, जबकि ओशियानोग्राफी की बात तो फिर गोवा में है, और नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च NCAOR वो भी गोवा में ही है, ठीक है। तो इतना अभी रखते हैं।